शरद जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे बकायदा प्यारी बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। लेकिन वह शब्द से शरारती था। प्रतिदिन कोई न कोई कांड करके ही लौटता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी शरारतें ही बढ़ती गई। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए हैं। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर उसके स्थान पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी और हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ। तब चिलम को उलट पलट कर देखा तो पाया कि तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं। समझ गए ये किसी विद्यार्थी का ही काम है। क्रोधित होकर उन्होंने पूछा, सच बताओ ये ईंट के टुकड़े चिलम में किसने रखे? कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी क्रोध से बार बार चीत्कार करने लगे, डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम ले दिया। सुनकर पंडित जी ने बेंट हाथ में उठाई और मारने के लिए उसकी ओर लपके। शरद ने यह देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। वह गिर पड़ा। पंडित जी उसे उठने लगे और उसी बीच में शरद यहाँ जा और वह जा। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरद के घर पहुंचे। उसे कहानी सुनकर माँ के क्रोध का भी ठिकाना न रहा। घर लौटने पर उसने शरद को खूब पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारती रहती। क्या करेगा ये लड़का, कैसे चलेगा इसका काम? लेकिन सास ने उसे समझाया, बहू तू इसे मत मार, एक दिन इसकी मति लौट आएगी और यह बहुत बड़ा आदमी होगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन तू देख लेना मेरी बात झूठ नहीं होगी। पंडित जी भी जब कभी उसके पास शिकायत लेकर पहुंचता उनसे भी वह बड़े शांत भाव से ही कहती, पंडित जी न्याड़ा थोड़ा दुष्ट हो तो, और बड़ा होकर यह भला मानस ही बनेगा। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों का अनदेखा कर जाते हैं। एक तो वह पढ़ने में तेज था, दूसरे उसके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की बहन। न जाने कैसे शरद की उससे मित्रा हुई। वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते। जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी करते। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना, बाग से फल चुराना, पतंग का सरंजाम तैयार करना, वन जंगल में घूमना, इन सब प्रकार के बाल सुलभ कामों में वह बालिका शरद की संगिनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को पता नहीं, परंतु सुविते के लिए लोग उसे धीरू के नाम से जानते हैं। धीरू को एक शौक था, करवंदों की ऋतु आती है वो उनकी माला तैयार करती है और शरद को भेंट कर देती है। शायद माल्यर्पण का अर्थ तब वह नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक एक दिन के रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्य में नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, शरद देवदास की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठा था। स्लेट हाथ में लिए वह कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाकर जमाई लेता। अंत में वह बहुत ही चिंताशील उठा। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने के लिए होता है। वह क्षण भर एक युक्ति उसे सूझ गई। पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। वह शरारती था, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिली थी। एक बार पाठशाला से निकलते लौटकर नहीं आता। कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देखरेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोलू टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठा जैसे पंडित जी हो। वह चुपचाप स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा। बोला, यह सवाल समझ में नहीं आ रहा। भोलू ने गंभीर होकर कहा, लाओ जरा स्लेट देखो तो। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था उस समय एक घटना घट गई। ठहसा भोलू बेंच के पास जो चूने के ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा और शरद का फिर कहीं पता न लगा। धीरे देखकर जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। उस समय पंडित जी जाग उठे। भोलू का रूप तब देखते ही बनता था। सिर से पैर तक चूने में रंग कर भूत की तरह दिखाई देता था और रोना उसका किसी तरह भी बंद नहीं हो रहा था। पंडित जी को स्थिति समझते देर नहीं लगी। बोला तो वह शरद हरामजादा, तूने धक्का देकर भाग गया है ना? बोलने किसी तरह कहा, आ। उसके बाद शरद की जो खोज मची वह किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं थी। लड़के नाना प्रकार की बातें करते उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसका पकड़ नहीं सका। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की उस पर उसने ईंट फेंक मारी। धीरू सब कुछ देख रही थी। वह भी ये भी जानती थी कि शरद इस समय कहाँ गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल में मूड़ी बांधी और जमींदार के आम के बाग में प्रवेश किया। वहीं एक बांस का भीड़ा था। पास पहुंचकर उसने देखा शरद वहीं बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। उसे देखते हुए, लाओ क्या लाई हो? और ये कहते कहते उसने आंचल में से मूड़ी खोलकर खाने लगी। वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रही। अचानक बोली, पानी लाई हो? धीरू ने कहा, पानी तो नहीं लाई। शरद बिगड़ा बोला, तो अब जाकर लाओ। धीरू को अच्छा नहीं लगा, कहा, अब मैं नहीं जा सकती, तुम
चलकर पी आओ। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर ले आओ। धीरू नहीं उठी। शरद ने गुस्सा होकर कहा, जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। धीरू अब भी चुप रही। तब शरद ने उसकी पीठ पर एक घुसा मारा। कहा, जाएगी कि नहीं? धीरू रो पड़ी, एकदम उठती ही बोली, मैं भी जाकर तुम्हारे माँ से सब कुछ कह दूंगी। ये भी कहूंगी तुम हुक्का पी रहे हो। कह दे, जा मर। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पीटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ की होती गई। बहुत दिन बाद शेषव की इस संगीनी के आधार बनाकर शरद ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी, ये सब धीरू की ही तो विकसित और विराट रूप है। विशेषकर देवदास में तो उसने अपने बचपन को ही मूर्त रूप में दिया है। दिन भर दिन बीतते चले गए। इन दोनों में बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते संध्या को घर लौटकर मार खाते। रात को निश्चित नीरुदेव से सो जाते। दूसरे दिन सवेरा होता ही फिर भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार प्रहास करते। तीसरे दिन चौथे दिन बार बार यही कहानी दोहराई जाती। इनका और कोई संगी साथी नहीं था और न उनकी कोई जरूरत ही थी। गांव भर में उपद्रव करते फिरने के लिए दोनों ही यथेष्ट थे। बीच में मछली का शिकार और नाव खेकर दिन काटने के साथ साथ शरद यात्रा दल में जाकर शागिर्दी भी करता था। अपने मधुर कंठ के कारण वो उनके लिए बहुत उपयोगी था। लेकिन जब उसने भी उसका उप जाता तो अंगोछा कंधे पर रखकर निकल पड़ता। यह निकल पड़ना विश्व कवि की काव्य की निरुद्देश्य यात्रा नहीं थी। यह दूसरे ढंग की थी। वह भी जब खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को लेकर घर वापस लौट आता। वह अवगत होती और उसके बाद बोधोदय तथा पद्यवाद में दिल लगाने का क्रम चलता। फिर एक दिन सब क्रिया कराया भूल जाता। दुष्ट सरस्वती कंधों पर सवार हो जाती। फिर शागिर्दी शुरू होती। फिर घर से 9-2-11 हो जाता। उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी। वह उसमें जा बैठा। उसे खेता हुआ पहुंचा गया 3-4 मील दूर कृष्णपुर गांव में। वहाँ रघुनाथ बाबा की प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहीं जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। रात हो गई, फिर लौटना ही नहीं हो सका। अगले दिन पता लगाता मदनलाल स्वयं उसे लेने के लिए वहाँ पहुंचे। लेकिन ये एक दिन भी अनायास यात्रा नहीं थी। यही बड़ी यात्रा का आरंभ था। कभी अकेले कभी मित्रों के साथ उसका वहाँ जाना जारी रहा। इन्हीं दिनों गांव में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बांग्ला स्कूल खोला। शायद वहां मन लगाकर पढ़ सके, इस ख्याल से उसे वहां दाखिला किया गया। लेकिन उसके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। साल भर यूं ही निकल गया। तभी अचानक मोतीलाल को डेहरी आन सोन में एक नौकरी मिल गई। पिता के साथ कुछ दिन वहां भी रहा, लेकिन वह सारा समय खेलकूद में बीता। वहाँ एक नहर थी, उसके किनारे पक्की खीरनियाँ बटोरता या फंदा डालकर गिरगिट पकड़ता है, फिर घाट पर जाकर बैठ जाता और कल्पनाओं के आल जाल में डूब जाता। सभी प्रकार की शरारतों के बीच में अंतर्मुखी होने के उसका स्वभाव निरंतर प्रगति करता ही जा रहा था। अपने इस अल्पकालिक डेहरी प्रवास को वह कभी नहीं भूल सका। गिरधा में उसने इस नगण्य स्थान को भी अपना कर दिया। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक और शौक लग गया। शौक तो पहले भी था, अब वह संदक की सीमा तक जा पहुंचा। सरस्वती नदी छोटी सी उथली नदी है। पहाड़ भी बहुत चौड़ा नहीं है। पानी कमर से ऊपर नहीं जाता। अक्सर उसमें सिवार भरी रहती है। बीच बीच में जहाँ खुला स्थान था वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ खेला करती थी। बस ही में आटे की गोली लगाकर उसे पानी में डाल देता और बैठा रहता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले का नयन बागदी दादी के पास आया और कह रहा है कि माँ जी, मुझे 5 रुपये दो, मैं तुम्हें पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा। एक अच्छी सी गाय लाना चाहता हूँ। बसंतपुर में मेरा एक रिश्ते का भाई है, उसने कहला भेजा है। दादी ने उसे 5 रुपये दे दिए और वह प्रणाम करके चला गया। तभी शरद के मन में सहसा एक विचार कौन गया। सुन रखा था कि बसंतपुर में छिप बनाने के लिए अच्छा बांस मिलता है। बस वह चुपचाप नयन बागदी के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद नयन ने उसे देखा और बहुत नाराज हुआ, लालच भी दिया, लेकिन शरद पर कोई असर नहीं हुआ। तब जबरदस्ती पकड़कर वह उसे दादी के पास ले आया। बोला, रास्ता ठीक नहीं है, खतरा है। अगर समय से न लौट सका तो आप ही बताइए, गाँव को संभालूंगा या इसको। दादी खतरे की बात जानती थी। उसने शरद से कहा, तू नहीं जाएगा और अगर चोरी से गया तो मैं पंडित जी से कह दूंगी।
नयन चला गया। शरद भी पोखर में नहाने का बहाना करके शरीर में तेल मलता हुआ अंगोछा कंधे पर डालकर घर से निकल पड़ा। नदी के किनारे किनारे वन जंगल और आम कटहल के बागों के भीतर होकर 2-2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। जिस जगह पर गांव का कच्चा रास्ता ग्रांड ट्रंक रोड की पक्की सड़क पर जाकर मिलता था, वहीं जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नयन भी आ पहुंचा। शरद को वहां देखकर हतप्रभ रह गया, पर अब लौटना संभव नहीं